मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से जो घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमारा जो तीसरा अध्याय है वो चल रहा है, जिसका नाम विदेशी आक्रमण और आत्मसातीकरण है। हमने अभी तक भारत में आने वाली विदेशी जातियों के अभी तक इस अध्याय में पढ़ा था, जिसमें शक, हूण, कुषाण, यवन, हमने यवनों का भी अध्ययन कर लिया और शकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। शकों की 5 शाखाएं थी। सबसे पहले 57 ईसा पूर्व में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था और एक नया संवत चलाया था, विक्रम संवत। बाद में विक्रमादित्य की उपाधि इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई, इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई, इतनी अधिक वो गौरवशाली हो गई कि कालांतर में आने वाले सभी राजा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने के लिए लालायित रहते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि भारतीय राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की प्रथा प्रचलित हो गई थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि के धारण करने वाले राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसके अलावा हमने सातवाहनों के बारे में थोड़ा पढ़ा था, और कल हमने आपको शक शासक रुद्रदामन के बारे में आपको अध्ययन करवाया था। उसका थोड़ा अध्ययन है वो आज करेंगे। तो शक शासकों के वंशजों में जयदमन का पुत्र रुद्रदामन प्रथम, जिसने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया था, शक शासकों में सबसे विख्यात था। भारत में स्थापित शकों की जो विभिन्न शाखाएं थी, विभिन्न राज्य थे, उसमें जो पश्चिम शाखा थी, उन्होंने ही केवल 400 सालों तक शासन किया था, क्योंकि इनका शासन था वो पश्चिमोत्तर भारत में था। गुजरात था वो उनके अधिकार क्षेत्र में था, और गुजरात का जो विशाल समुद्र तट था, बंदरगाह था, उस पर विदेशी व्यापार के कारण उन्होंने भारी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया था। परिणाम से उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के हैं वो चलाए थे, क्योंकि व्यापार में समृद्धि हुई, व्यापार की समृद्धि थी वो दिखाई देने लग गई थी, व्यापार था वो वृद्धि को प्राप्त कर रहा था। उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। यहाँ के शक शासकों में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त, सबसे अधिक लोकप्रिय रुद्रदामन प्रथम को माना जाता है। रुद्रदामन की जानकारी हमें उसके द्वारा जो स्वयं के जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे मिलती है। यह अभिलेख शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी में लिखा गया था। तो 72 या 150 ईस्वी में लिखा गया था। विदेशी होते भी विदेशी था रुद्रदामन, शक शासक था, बावजूद इसके उसने भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा स्वीकार कर ली थी। विदेशी होते भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में इतना लंबा अभिलेख जारी किया था। इससे पता चलता है कि रुद्रदामन ने संस्कृत को बढ़ावा दिया था। रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा शैली को बढ़ावा दिया था और राज्य के आश्रय प्रदान किया था। यह उसी शिला पर उत्कीर्ण है जिसके पास में, जहाँ पर अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं, और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त जिसने हुओं का मुकाबला किया था, इसके 2 अभिलेख उत्कीर्ण है। वहीं पर जूनागढ़ अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत से लिखा गया है। इसे जूनागढ़ यह इतना लंबा अभिलेख जारी किया गया था। रुद्रदामन ने संस्कृत को बढ़ावा दिया था। यह उसी शिला पर लिखा गया है जिस पे अशोक के 14 शिलालेख
और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख है वो, या 2 लेख है वो मिले हैं। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन, महाक्षत्रप रुद्रदामन के बारे में मैंने आपको बताया उसके जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। अब जो जूनागढ़ अभिलेख में सबसे ज़्यादा ये उसके चांदी का सिक्का है जिसमें महाक्षत्रप रुद्रदमन के बारे में, जयदमन के पुत्र रुद्रदमन का चित्र है, जिसमें बाकायदा डेट दिया हुआ है 130 से 150 सीई। सीई का होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। अब हम सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में बताएंगे। जो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के विषय के साथ साथ रुद्रदामन की उपलब्धियों का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐसा विस्तृत विवरण है वो प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि आपको जैसे बताया गया है कि जो सबसे पहले जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने गिरनार के समीप जल कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के राज्यकाल में सिंचाई इसी झील से होती थी, इसी झील से नहरें निकाली गई थी, लेकिन अनेक शताब्दियों तक यह झील सौराष्ट्र के किसानों के लिए सिंचाई का साधन रहा था। रुद्रदमन का शासनकाल आते आते इस झील में, जो सुदर्शन झील थी उसका जो तटबंध था वो टूट गया था। तो रुद्रदमन के शासनकाल में, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, वेरी मोस्ट यहाँ से ही है। तो रुद्रदमन के शासनकाल में अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। बांध टूटने से इसमें दरार आ गई थी। इसका पुनर्निर्माण बहुत कठिन और खर्चीला था, किंतु रुद्रदमन ने प्रजा की भलाई के लिए सचिवों के, मंत्रियों के विरोध के बावजूद भी अपने निजी कोष से विशाल धनराशि व्यय करके बांध का पुनर्निर्माण कराया था और प्रजा पर उसने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। तो सुदर्शन झील का यह कार्य उस समय सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर था सुविशाख, उसके द्वारा संपन्न किया गया था। सुविशाख के द्वारा ये संपन्न किया गया था। तो वेरी मोस्ट यहाँ तक है मोस्ट। तो रुद्रदमन के समय अतिवृष्टि के कारण सुदर्शन झील का जो बांध था उसके तटबंध में दरार आ गई थी और इसका पुनर्निर्माण बहुत ही कठिन और खर्चीला दिखाई दे रहा था, किंतु रुद्रदमन ने प्रजा की भलाई के लिए, रुद्रदमन ने प्रजा के भले के लिए, रुद्रदमन ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, रुद्रदमन ने प्रजा की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए सचिवों के विरोध के बावजूद भी अपने निजी कोष से विशाल धनराशि व्यय करके बांध का पुनर्निर्माण करवाया और प्रजा पर उसने कोई टैक्स भी नहीं लगाया। सुदर्शन झील थी, उसका जीर्णोद्धार का यह कार्य उसके सौराष्ट्र प्रांत, जो सौराष्ट्र गुजरात में है, उसके जो गवर्नर थे सुविशाख, उन सुविशाख के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो चंद्रगुप्त का गवर्नर था पुष्यगुप्त ने गिरनार के समीप जन कल्याण के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जो सदियों से लोगों के लिए सिंचाई का साधन बनी रही। अशोक के समय यहाँ से नहरें निकाली गई थी, लेकिन रुद्रदमन के शासनकाल के आते आते अतिवृष्टि के कारण इस झील का तटबंध है वो टूट गया, उसमें दरार आ गई थी और उसका पुनर्निर्माण बहुत ही खर्चीला और व्यय वाला जान पड़ता था। किंतु रुद्रदमन ने जनता की भलाई के लिए, जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए मंत्रियों के विरोध के बावजूद भी उसका पुनर्निर्माण अपने निजी कोष से करवाया और जनता पर कोई कर भी नहीं लगाया। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का यह कार्य उस समय जो सौराष्ट्र प्रांत के जो मंत्री था या गवर्नर था सुविशाख, सुविशाखा या सुविशाख नाम मिलता है, उसके द्वारा ये संपन्न करवाया गया था। तो शक
शासक रुद्रदमन जिसने जो विदेशी था, तो इसके बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ी है। एक तो उसका जूनागढ़ अभिलेख, तो विदेशी होते भी उसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में संस्कृत को उसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, संस्कृत को उसने महत्व प्रदान किया था। शुद्ध संस्कृत भाषा, साहित्य, परंपरा, वैभव, कला को उसने महत्व दिया था। तो इतना सबसे पहले उसने विशुद्ध भाषा में, संस्कृत भाषा में इतना लंबा अभिलेख है वो जारी किया था। इससे क्या पता चलता है कि रुद्रदामन ने संस्कृत को बढ़ावा दिया था। रुद्रदामन संस्कृत को बढ़ावा देने वाला शासक था। यह जो अभिलेख है वो उसी शिला पर लिखा गया है जहाँ पर अशोक के 14 शिलालेखों का सेट मिलता है, और इसके साथ साथ स्कंदगुप्त का, जिसने हुणों का सामना किया था, उसका 2 लेख है वो लिखे हुए हैं। और सुदर्शन झील का निर्माण, ये दोनों महत्वपूर्ण, एक तो जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन झील का निर्माण। तो जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार है वो के विषय में रुद्रदामन की उपलब्धियों का विवरण है वो मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने गिरनार के समीप जन कल्याण हेतु, लोगों के भले हेतु सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के शासनकाल में सिंचाई के लिए इसी झील से अनेक नहरों को निकाला गया था। अनेक नहरें हैं वो इसी झील से निकली थी। अनेक शताब्दियों तक यह झील सौराष्ट्र में जो किसान थे, सौराष्ट्र में जो किसान वर्ग था, सिंचाई के लिए उनकी किसानों की सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। रुद्रदमन के शासनकाल में अतिवृष्टि के कारण सुदर्शन झील का बांध है वो टूट गया था और उसमें दरार आ गई थी। इसका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा था, किंतु रुद्रदमन ने प्रजा की भलाई के लिए खर्चे की परवाह किए बिना, मंत्रियों की सलाह के बावजूद भी अपने निजी कोष से विशाल धनराशि खर्च करके इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था, और बदले में जनता पर उसने कोई कर नहीं लगाया था। अपने निजी खर्च से, अपने निजी व्यय से, अपने निजी प्रॉफिट से उसने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का यह कार्य उस समय सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे सुविशाखा, ये जिसे हम सुविशाख भी कहते हैं, उनके द्वारा संपन्न किया गया था। तो अब हम पेज नंबर 49 के बाद पेज नंबर 50 में चलते हैं। अब हम रुद्रदामन का साम्राज्य विस्तार है वो पढ़ेंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, उस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसमें क्या कहा गया है कि उसने, ये संस्कृत में लिखा गया है कि उसने अकर पूर्वी मालवा को कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती, जिसे हम पश्चिमी मालवा का इलाका बोलते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में। अनूप नर्मदा तट का प्रदेश है, नर्मदा जहाँ बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तीव्रत उत्तरी काठियावाड़, ये गुजरात का इलाका जाता है। उसकी राजधानी आनंदपुर, सौराष्ट्र या सौराष्ट्र, जिसे हम दक्षिण काठियावाड़ भी कहते हैं, ये भी गुजरात में। मरु यानी मारवाड़, जो मारवाड़ का इलाका आता है, मरुस्थल का इलाका है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली का जो क्षेत्र आता है। कच्छ जो गुजरात में है। सिंधु, जिसे निचली सिंधु घाटी का पश्चिमी क्षेत्र भी कहते हैं। पूर्वी तट का प्रदेश। कुक्कुर, जिसे हम पश्चिम मध्य भारत का प्रदेश कह सकते हैं। निषाद, जिसे हम विंध्याचल का क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी कोंकण, जो बंबई के आसपास का इलाका है। अरावली पर्वतमाला के प्रदेश को उसने जीता था। इतने विशाल क्षेत्र पर उसने शासन किया था। जो जूनागढ़ अभिलेख जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उस समय हमें रुद्रदामन की उपलब्धियों, उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। उसने अकर, अवंती, अनूप, तीव्रत, काठियावाड़, सौराष्ट्र, मरु, कच्छ, सिंधु, कुक्कुर, निषाद, उत्तरी कोंकण, अरावली पर्वतमाला का प्रदेश जीता था। नासिक अभिलेख के अनुसार विजित प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी के भी थे। नासिक अभिलेख
जो कहता है कि ये तो क्षेत्र जीते गए क्षेत्र थे, ये तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के थे। इससे पता चलता है कि जो रुद्रदामन था उसने गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का शासक था, उसके गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो उत्तराधिकारी थे उनमें से किसी एक उत्तराधिकारी से ये क्षेत्र उसने जीते थे या जीते होंगे। जो भी हो, रुद्रदामन के साम्राज्य में सिंधु सोवीर, मुल्तान सिंध के मुहाने का प्रदेश, इसमें मालवा का क्षेत्र भी आ जाता है, गुजरात भी आ जाता है, काठियावाड़ भी आ जाता है, उत्तरी कोंकण, पूरा पश्चिमी राजस्थान और सिंध के प्रदेश शामिल थे। तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रुद्रदामन का साम्राज्य था उसमें सिंधु, सोवीर, मुल्तान, सिंध नदी के मुहाने का प्रदेश, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात, काठियावाड़, पूरा पश्चिमी राजस्थान, सिंधु, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु का प्रदेश है वो शामिल था। तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो उसके साम्राज्य की जानकारी देने वाला अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन के साम्राज्य के बारे में उसने अकर, जिसे हम पूर्वी मालवा, अवंती, जिसे हम पश्चिमी मालवा कहते हैं, अनूप जो नर्मदा नदी के तट का इलाका, त्रिवृत्ति उत्तरी काठियावाड़, उसकी राजधानी आनंदपुर, सौराष्ट्र जिसे दक्षिण काठियावाड़ कहते हैं, मरु यानी मारवाड़ का क्षेत्र, कच्छ, सिंधु जिसे हम सिंधु निचली घाटी का क्षेत्र, पूर्वी तट का प्रदेश, कुक्कुर, पश्चिमी मध्य भारत का प्रदेश, निषाद जिसे हम विंध्याचल का क्षेत्र कहते हैं, उत्तरी कोंकण जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र का जो ऊपरी इलाका है, बंबई का ऊपरी इलाका है आ जाता है, अरावली पर्वतमाला को जीता था। नासिक अभिलेख के अनुसार ये तो क्षेत्र सारे के सारे गौतमीपुत्र सातकर्णी के जीते थे। तो इससे पता चलता है कि जो शक सम्राट रुद्रदामन था, उस रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के किसी वंशज से, किसी उत्तराधिकारी से ये क्षेत्रों को उसने जीता था। कुछ भी हो, उसका साम्राज्य था वो मुल्तान, सिंध, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु प्रदेश उसके क्षेत्र में शामिल थे। इस विशाल क्षेत्र में उसने शासन किया था। तो साम्राज्य विस्तार में हम देखेंगे कि जो भी हो रुद्रदामन यहाँ से, रुद्रदामन के साम्राज्य में सिंधु सोवीर जिसे हम मुल्तान और सिंध का इलाका कहते हैं, सिंधु सोवीर, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ को उत्तरी कोंकण का इलाका, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, इसके अलावा सिंधु का क्षेत्र भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत हमने देखा है कि उसके साम्राज्य में, उसका जो साम्राज्य था उसमें सिंधु सोवीर, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान और सिंध के प्रदेश है वो शामिल थे। तो इस प्रकार हमने देखा, आज हमने रुद्रदामन की उपलब्धियों के बारे में, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में और साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको मैंने 2 या 3 बार पढ़ा दिया आज। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको याद करना है, इसको समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।